PM मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट PG कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट थर्ड आधुनिक विश्व का इतिहास के अंतर्गत 19वीं-20वीं शताब्दी में एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद पर चर्चा करेंगे। भिन्न प्रजाति वाले देश पर किसी दूसरे देश के राजनीतिक या आर्थिक आधिपत्य की व्यवस्था को साम्राज्यवाद कहते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप में एक नवीन साम्राज्य का आरंभ हुआ। इसका स्वरूप मुख्यतः राष्ट्रीय तथा आर्थिक था। ये साम्राज्यवाद पुराने साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद से भिन्न था। पुराने उपनिवेशवाद का स्वरूप मुख्यतः वाणिज्यवाद पर आधारित था, जिसका मुख्य उद्देश्य था उपनिवेशों से कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करना तथा तैयार माल इन उपनिवेशों में बेचना था। लेकिन जो नवीन साम्राज्यवाद इन उद्देश्यों के अतिरिक्त अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रसार तथा अपना अतिरिक्त जनसंख्या को बचाने के लिए प्रयत्नशील था। नवीन साम्राज्य के विकास के कारण पहला कारण था आर्थिक मात्रा अतिरिक्त उत्पादन। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। इंग्लैंड तथा फ्रांस के साथ जर्मनी, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। इंग्लैंड अपने तैयार माल बेचने की चिंता होने लगी। यूरोप के अन्य देश इस समय संरक्षणवादी नीति का पालन कर रहे थे, अतः विदेशी वस्तुओं पर भारी कर लगाए जाते थे। इस कारण औद्योगिक देश अपना अतिरिक्त माल बेचने के लिए नए बाजार ढूंढने की आवश्यकता पड़ी। यही नवीन साम्राज्यवाद का आधार था, अतिरिक्त पूंजी। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप के देशों में धन का संचय आरंभ हुआ। देश में पूंजीपतियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो चाहता था कि अतिरिक्त पूंजी को ऐसे स्थानों पर लगाया जाए ताकि लाभ अधिक हो। यूरोप के राज्य में पूंजी की मांग कम थी, अतः उस पर बहुत कम ब्याज मिलने की संभावना थी। इस कारण पूंजी को उपनिवेशों में लगाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। ऐसे ही कच्चे माल की आवश्यकता, औद्योगिक देशों द्वारा कच्चे माल की आवश्यकता साम्राज्यवाद का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। औद्योगिक उत्पादन के लिए रबर, टिन, कपास, वनस्पति तेल आदि कई प्रकार के कच्चे मालों की आवश्यकता बढ़ने से मांग की पूर्ति भी उपनिवेशों के द्वारा ही संभव थी। अतः उद्योग प्रधान देश ऐसे उपनिवेशों पर अधिकार करने का प्रयत्न करने लगे जहां से उन्हें अधिक मात्रा में सस्ते दामों पर कच्चा माल मिले। यातायात एवं संचार साधनों का विकास। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यातायात के साधनों का विकास हुआ। रेल है, डाक है, तार है, टेलीफोन है आदि आविष्कारों ने मनुष्य, देश और काल पर अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। भाप की शक्ति से चलने वाले जहाज बन गए जाने से सुदूरवर्ती देशों में व्यापार करना बहुत ही आसान हो गया। जनसंख्या का दबाव। 19वीं शताब्दी में यूरोप की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी और इस बढ़ती हुई आबादी को रोजगार देने और बसाने की समस्या दिनों दिन उग्र होती जा रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए इन देशों ने अफ्रीका और एशियाई देशों में बहुत से प्रदेश खाली पड़े थे, वहाँ उन्होंने अपनी जनसंख्या बसाने का प्रयत्न कर रहे थे।
राजनीति कारण साम्राज्यवाद का विकास किसी देश की राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस कार्य में कुछ लेखक, विचारक एवं राजनीतिज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यापारिक वर्ग व्यापारिक वर्ग हमेशा व्यापार की उन्नति के विषय में सोचता है। सरकार पर दबाव डालकर व्यापार लाभ के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए मजबूर करता है। कपड़े तथा लोहे के व्यापारी साम्राज्यवाद के समर्थक होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना माल बेचने के लिए हमेशा नए बाजार की तलाश में रहते हैं। अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद तैयार करने वाली कंपनियां भी हमेशा साम्राज्यवाद का समर्थन करती है। राष्ट्रीयता नए साम्राज्यवाद की वृद्धि में एक अन्य कारण राष्ट्रीयता थी। राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर यूरोप के विभिन्न राज्य विश्व में अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए आतुर थे। संसार के मानचित्र को अपने देश के उपनिवेशों से रंगा देखकर सामान्य नागरिक तक प्राय राष्ट्रीय गौरव में खिल उठता था। ईसाई मिशनरियों का योगदान यूरोपीय साम्राज्यवाद के प्रसार में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मध्यकाल में जब यूरोप के लोगों ने नए प्रदेशों की खोज करने की प्रवृत्ति शुरू की, तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने इसमें हाथ बढ़ाया। साम्राज्यवाद के विस्तार में ईसाई मिशनरी का योगदान बहुत है। उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध से चीन में जर्मन पादरी की हत्या हो गई थी और इसका बदला लेने के लिए जर्मनी ने एक बंदरगाह पर ही कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से यानी मिशनरियों ने प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन देने का कार्य किया। और व्यापार और ईसाई डेविड लिविंगस्टोन ने 20 वर्ष तक अफ्रीकी देशों में खोज की तथा कहा कि अफ्रीका की भूमि उनके व्यापार और ईसाई धर्म प्रसार के लिए उपयुक्त है। बेल्जियम के पादरी ने कांगो के क्षेत्र में अपना राज्य का प्रभाव स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। ऐसे ही फ्रांस ने भी अपनी औपनिवेशिक विस्तार की नीति में सभ्यता के विस्तार का कार्य बताया। इटली ने इसे पुनीत कर्तव्य घोषित किया। इंग्लैंड ने उसे श्वेत जाति का भार, व्हाइट मैन्स बर्डन बताया। कीपलिंग ने व्हाइट मैन बर्डन से 1899 में एक कविता भी लिखी। तो इस तरह से ईसाई मिशनरियों का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। भौगोलिक खोजें और पुनः जागरण के बाद यूरोप में भौगोलिक खोजों की प्रवृत्ति आरंभ हुई। अपने विकास 19वीं शताब्दी के अंत तक धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस समय अनेक शासक लोग जिन्होंने कठिन मेहनत और कठिनाइयों का सामना करते हुए कई देशों की खोज की और उन्होंने वहाँ यूरोपीय साम्राज्य के विस्तार में उनका प्रत्यक्ष हाथ है। कैमरून तथा टोगोलैंड को जर्मन उपनिवेश बनाने का श्रेय गुस्टाव नेक्टिंगाल को दिया। मार्क स्टेनर ने कांगो नदी की घाटी तथा उनके सहायक नदियों के क्षेत्र का अन्वेषण किया और उन्होंने अपनी पुस्तक थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंटल प्रकाशित करके यूरोपीय देशों की रुचि अफ्रीका की समझ में बढ़ने के उसमें कारण बताए। तो इस तरह से इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब इस देश में जो अफ्रीका है उसमें पश्चिमी देशों ने किस तरह से अपना आधिपत्य जमाया, यानी एक तरह से अफ्रीका का उन्होंने बंटवारा कर दिया। 19वीं शताब्दी के पूर्व विश्व में
डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से प्रख्यात था अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका के कुछ देश मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनिस, मोरक्को आदि समुद्र तट के आसपास के प्रदेश को छोड़कर शेष अफ्रीका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। अफ्रीका का बंटवारा यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। सर्वप्रथम बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड द्वितीय ने स्टेनली के सहयोग से अफ्रीका के कांगो में विशाल राज्य का गठन किया। फलस्वरूप फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, इटली, ब्रिटेन ने भी अफ्रीका के विभिन्न भागों की छीना झपटी में सम्मिलित हो गए। बेल्जियम 1885 में बर्लिन एक्ट की परवाह किए बिना ही अपना कांगो पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार कांगो को फ्री स्टेट प्रदेश, जो बेल्जियम से आकार में 10 गुना बड़ा था, रबड़ की दृष्टि में एक कांगो सर्वोत्तम भाग था, बेल्जियम का उपनिवेश बना लिया। इससे हम देखते हैं कि इसी समय 84-85 में एक बर्लिन में सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो था कांगो और नाइजीरिया नदी में व्यापार और नौ संचालन की स्वतंत्रता एवं अन्य औपनिवेशिक समस्याओं के पर विचार करना था। इसमें स्विट्जरलैंड को छोड़कर यूरोप के सभी राष्ट्र तथा अमेरिकी प्रतिनिधि उपस्थित हुए। 3 माह के विचार विमर्श के पश्चात एक सामान्य कानून तैयार हुआ। उस पर सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए और ये कानून बर्लिन एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। और इसकी जो निम्न इस नियम थे वो इस प्रकार है। पहला था कि कांगो फ्री स्टेट, जिसमें कांगो नदी की घाटी का अधिकांश भाग सम्मिलित था। अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकन सभा के अधिकार मान लिए गए। कांगो नदी घाटी में सभी राज्यों को व्यापार और नौ संचालन का स्वतंत्रता प्रदान की। कांगो नदी के यातायात और व्यापार संबंधी नियमों का पालन कराने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग गठन किया गया। नाइजीरिया नदी के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इसके ऊपरी भाग पर ब्रिटेन और निचले भाग पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। सम्मेलन में अफ्रीका के निवासियों ने नैतिक और भौतिक कल्याण के लिए भी चिंता प्रकट की। दास प्रथा एवं दास व्यापार रोकना, वहाँ के निवासियों का शैक्षणिक और भौतिक उन्नति करना अपना मुख्य उद्देश्य बताया गया। परंतु इस पवित्र कामनाओं का शीघ्र ही अंत कर दिया गया। अफ्रीका में लूट मच गई और 1914 तक एबिसिनियाई और लाइबेरिया को छोड़कर समस्त अफ्रीका को यूरोप के लोगों ने आपस में बांट लिया। तो कांगो तो बेल्जियम ने प्राप्त कर लिया। फ्रांस ने अल्जीरिया पर अधिकार कर लिया 1847 में। 1881 में ट्यूनीशिया पर अधिकार कर लिया और पश्चिमी अफ्रीका में सेनेगल, नाइजर नदी घाटी पर अपना विस्तार कर लिया। फ्रेंच तथा फ्रेंच कांगो तथा सहारा व नकली स्थान पर अपना संरक्षण स्थापित कर लिया। 1904 में फ्रांस ने ब्रिटेन से समझौता करके मोरक्को में अपना प्रभाव जमा लिया और इस तरह से अफ्रीका का उत्तरी पश्चिमी प्रदेश फ्रांस का एक विशाल साम्राज्य स्थापित हो गया। इसी तरह से ब्रिटेन ने भी अपना विस्तार बढ़ाकर मुख्यतः मिस्र है, सूडान है, दक्षिणी अफ्रीका, रोडेशिया, केनिया, युगांडा, नाइजीरिया, गोल्ड कोस्ट आदि मुख्य प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। यहाँ तक कि उसके पास उत्तम आशा द्वीप, कैप ऑफ गोल्ड ऑफ नेटाल, ट्रांसवाल
आदि प्रदेश, जिनको 1810 में दक्षिणी अफ्रीका की संघ की संज्ञा दी गई थी। तो इस तरह से इन्होंने इन सब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और जो बोअर लोग थे, यानी 1814 में ब्रिटेन को हॉलैंड से केप कॉलोनी मिल चुका था। जिस समय ये प्रदेश ब्रिटेन को मिला उस समय वहाँ डच किसान बहुत बड़ी संख्या में निवास करते थे। ये लोग बोअर कहलाते थे। बोअर लोग अपनी भाषा, रीति रिवाज आदि पालन करने में परंपरावादी थे। जब ब्रिटेन ने यहाँ अंग्रेजी संस्कृति को स्थापित करने की कोशिश की तो उन्होंने केप कॉलोनी को छोड़कर 36 में नेटाल नामक स्थान पर बस गए। 1843 में ब्रिटेन ने नेटाल पर भी अधिकार कर लिया। इसके पश्चात बोअर लोग ट्रांसवाल और ऑरेंज द फ्री स्टेट में जाकर बस गए। किंतु 1877 में इंग्लैंड ने ट्रांसवाल को भी ब्रिटेन साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। बोअर लोगों ने पाल क्रूगर के नेतृत्व में ब्रिटेन की इस घोषणा का विरोध किया और बोअर लोगों ने विद्रोह कर दिया। मंजूबा हिल में अंग्रेजी की एक सैनिक टुकड़ी को परास्त कर दिया। 84 में अंग्रेज और बोअर लोगों के बीच में संधि हो गई। इस संधि के पश्चात 1886 में ये बात का पता चला कि ट्रांसवाल में सोने की खानें हैं। यहाँ हजारों की संख्या में अंग्रेज खनिज यहाँ पहुँचने लगा। अब हजारों की संख्या में अंग्रेज खनिज यहाँ पहुँचने लगे। कुछ ही दिनों में अंग्रेजों की संख्या बोअर लोगों से अधिक हो गई। बोअर लोगों ने अपनी सुरक्षा को खतरे नजर आने लगा। केप कॉलोनी का प्रधानमंत्री सेसिल रोड्स ये चाहता था कि अंग्रेज ट्रांसवाल तथा ऑरेंज फ्री स्टेट पर अधिकार कर ले। उसकी प्रेरणा से डॉक्टर जैक्सन ने ट्रांसवाल पर आक्रमण कर दिया, परंतु बोअर लोगों ने उनको बुरी तरह से परास्त कर दिया। लेकिन ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट नामक दो बोअर गणराज्य के लोगों ने ब्रिटेन के विशाल संसाधनों के सम्मुख अधिक समय तक टिक न सके और अंत में बोअर लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और मई 1902 में बेरी निगम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और इसकी प्रमुख शर्तें थी कि बोअर लोग ब्रिटेन के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। ब्रिटेन ने डच सालाओं न्यायालय में डच भाषा का प्रयोग की सुविधा दे दी, किंतु अंग्रेजी भाषा को शासन का आधार बनाया गया। ट्रांसवाल तथा ऑरेंज फ्री स्टेट को अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बना दिया गया। कालांतर में उनको स्वायत्त शासन देने का भी वादा दिया। बोअर युद्ध की विश्व के सभी देशों ने आलोचना की और इस कारण ब्रिटेन अपनी नीति में परिवर्तन करके दो गणराज्यों को स्वराज्य दे दिया गया। तो इस तरह से इन साम्राज्यवादी ताकतों का जब इन देशों में विस्तार हुआ तो उससे कई प्रकार की वहाँ के लोगों को समस्या आई और उन पर कई प्रकार के एक तरह से अत्याचार किए गए, उनको दबाया गया और एक नवीन व्यवस्था यहाँ पर बन गई। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं।